बच्चों अभी तक हमने दो केस देखे। केस नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारा घर पूरे के पूरे 12 महीने लेट आउट हो। फिर केस नंबर 2 देखा था कि उन 12 महीने में से कुछ वैकेंसी पीरियड हो, वैकेंट पीरियड हो, हमारा घर कुछ समय के लिए उसमें खाली रहे। तीसरा केस हम देख रहे हैं जहां पर हमारा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो पूरे 12 महीने, हम उस मकान में खुद रहते हैं। तो क्या हमारी कोई इनकम हो रही है मकान से? बिल्कुल नहीं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? निल, क्योंकि एक घर आपका फ्री है। तो कोई अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर हैं तो उस पॉइंट पर भी आएंगे। वैसे एक से ज़्यादा घर होगा तो एक घर की, कोई भी एक घर की एनुअल वैल्यू निल ले लो, बाकी सब टैक्सेबल हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो भी हम सीख लेंगे। तो GAV निल हो जाएगी। फर्दर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट ही लेस होता है। तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू विल बी निल। तो एनुअल वैल्यू निल होगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल हो जाएगी, क्योंकि वो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होती है। इन शॉर्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर फुल ईयर एनुअल वैल्यू निल, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। बस डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से केवल और केवल लॉस ही आएगा। केवल और केवल क्या आएगा? लॉस। प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 11, ये क्या कहता है? मिस्टर एक्स ओनर है एक बिग हाउस के, सेल्फ ऑक्यूपाइड है थ्रू आउट द ईयर, म्यूनिसिपल वैल्यू कोई वैल्यू नहीं, फिर रेंटल कोई वैल्यू नहीं, स्टैंडर्ड रेंट कोई वैल्यू नहीं, म्यूनिसिपल टैक्सेस कोई वैल्यू नहीं, सब बकवास, एनुअल वैल्यू निल। अगर हमने कोई इंटरेस्ट और लोन दिया है तो उसकी बात करेंगे, अगर नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे। आंसर इज निल, एनुअल वैल्यू निल माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन निल। इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निल। निल, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या? कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसमें प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता, लॉस ही होगा अगर हुआ तो। और लॉस किसके इक्वल होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन के। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जितना ज्यादा होगा, लोन उतना ज्यादा लॉस होगा आपका, और जितना ज्यादा आपका लॉस होगा उतना आपके लिए टैक्स का फायदा होगा, क्योंकि लॉस होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान है कि अगर आपका प्रॉफिट की वजह लॉस दिखाई दे रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कम मिलेगा। इस वजह से, इस झंझट से बचने के लिए इन्होंने एक सीलिंग लगाई है, इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन पर सीलिंग लगाई है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो। लेट आउट हाउस के लिए कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन की, लेकिन लेट आउट के अलावा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसके लिए एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है वो हम देख रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन की सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए? लेट आउट हाउस के लिए कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए लिमिट है 30,000 रुपए या 2 लाख रुपए, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पर, या जो लोन है वो जो भी कम हो। भाई जितना लोन है उससे ज्यादा की छूट थोड़ी ना मिल जाएगी आपको। लेकिन प्री पीरियड का और करंट ईयर का मिलाकर, प्री पीरियड का इंटरेस्ट ऑन लोन डिवाइड बाय 5, प्री पीरियड इंटरेस्ट ऑन लोन की इंस्टॉलमेंट, मतलब प्री पीरियड इंटरेस्ट जो इस साल के हिस्से में आया 1/5 प्लस करंट ईयर इंटरेस्ट, उसे हम कंपेयर करेंगे। 30,000 या 2 लाख से जो भी कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड टू गेट मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 2 लाख। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, लेकिन आपको 2 लाख मिल सकती है, उसके लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ये कंडीशन है 3। कितनी? 3। पहली, जो लोन है वो 1499 या उसके बाद लिया हो, तो बहुत आसान सी बात है, ज्यादातर केस में यही होगा, बाद में लिया होगा। लोन वाज बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस, आपने जो लोन लिया है वो मकान खरीदने या बनाने के लिए हो, मतलब रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए आपने लोन लिया है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी।
तीसरा, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच लोन वाज टेकन। आपने जिस साल लोन लिया उसके आखिरी दिन आ जाओ 31 मार्च को, उसमें 5 साल और ऐड कर दो, उस डेट तक मकान बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो छूट 30,000 ही मिलेगी, 2 लाख नहीं मिलेगी। नोट, if house property is used for own business or profession, then annual value will be nil, but assessee cannot claim deduction for interest on loan। बच्चों, आपने एक घर खरीदा और बनाया और उसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो इस बिजनेस के लिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और बिजनेस के लिए यूज हो रहा है दोनों अलग बात है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनुअल वैल्यू निल है, लेकिन इंटरेस्ट और लोन की छूट मिलती है। यहां पर अगर आपका मकान बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में उसे कंसीडर ही नहीं करते। जब हम कंसीडर ही नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट और लोन की बात ही खत्म हो जाती है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट और लोन की छूट हमें नहीं मिलेगी। If more than one self-occupied house is owned by SSC, एक से ज्यादा घर है तो क्या होगा? एक से ज्यादा घर में किसी भी एक घर को मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मान लिया 3 मकान है, एक को किसी को मान लो, चाहे आप उसमें पूरे साल गए नहीं, बाकी दूसरे में रहते थे, फिर भी 3 में से छूट है, जिस किसी को चाहो से आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। अब बाकी बचे हुए जितने भी मकान है उन्हें हम डीम टू बी लेट आउट मानते हुए, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट को क्योंकि एक्चुअल रेंट तो मिला नहीं होगा, आपने किराए पे तो दिया नहीं, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो जीएवी करके बाकी बचे हुए मकानों पर हम टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे। असेसी कैन क्लेम एनी हाउस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हम किसे चुनेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड? उसे चुनेंगे जिसे चुनने पे हमारी टोटल इनकम सबसे कम दिखाई दे और टैक्स कम देना पड़े। रिमेनिंग ऑल अदर हाउसेज विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। थर्ड, इफ असेसी डिड नॉट ऑक्यूपाई हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ रेजिडेंस due to transfer of job and house was not let out, then it will be taken as self occupied house। suppose आपका मकान है दिल्ली में, आपका ट्रांसफर हो गया मुंबई में, अब मुंबई में रहते हुए वहां पर किराए पर रह रहे हो, अब आपका दिल्ली वाला मकान खाली हो गया, तो अब ये डीम टू बी लेट आउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि assessee did not occupied house property for self resident due to transfer of job। अगर जॉब के ट्रांसफर होने की वजह से आपका मकान नहीं हो रह पा रहे तो उसे हम लेट आउट नहीं मानेंगे, उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है? ये कह रहा है मिस्टर ई हैज ए हाउस इन दिल्ली, दिल्ली में इनका हाउस है, विच वॉज यूज बाय हिम थ्रू आउट द ईयर फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू क्या होती है? निल, लेस डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन की ही मिल सकती है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 60,000, तो कितना कर दूं? 60,000 और 30,000 लिमिट है मैक्सिमम, जो भी कम हो 30,000, और आपका 30,000 का लॉस आ गया। आप कह रहे हैं जी ये भी 2 लाख भी तो थी छूट की लिमिट, डिडक्शन कितनी हो सकती थी? 30,000 या 2 लाख, लेकिन 2 लाख के लिए कुछ कंडीशन है। क्या है कंडीशन? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1499, हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन, लोन वाज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस। इसमें लोन के बारे में और इस कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम नॉर्मल 30,000 की छूट देंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा छूट ही नहीं देंगे। लेट आउट हाउस के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार ध्यान रखो, नोट करो कि लेट आउट हाउस के लिए कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिट केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 तक करना है बच्चों कंप्लीट। मिस्टर एक्स ने लोन लिया है बैंक से 10 लाख रुपए का, और जो हमारा करंट ईयर है प्रीवियस ईयर, ठीक है, उससे पहले हमारा जो टाइम पीरियड है वो है 6 साल पहले हमने लोन लिया है।
8% के हिसाब से हमने लोन लिया है। हमारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है करंट ईयर में 15 मार्च को। तो हमें डिडक्शन निकालना है 24B में क्या होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें जो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24B वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और करंट ईयर इंटरेस्ट दोनों की मिलेगी। तो अगर हम देखें कि करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है हो जाएगा 10 लाख का 8%, ठीक है। तो 80,000 रुपीज तो ये हो गया। प्री पीरियड की बात करते हैं। प्री पीरियड कब स्टार्ट होता है? जिस दिन लोन लेते हैं या मकान बनना शुरू होता है, जो भी बाद में हो। तो लोन लिया है हमने, 6 साल हो गए, और प्री पीरियड जो एंड होता है वो होता है जिस दिन मकान बना, जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च, जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च। तो जो मकान बना है करंट ईयर में बना है, तो उससे पिछली 31 मार्च हमारी 1 साल पहले का लास्ट प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 1 साल पहले का। तो अब हम यहां से अगर टाइम पीरियड निकालेंगे कि कितना टाइम हो गया है, तो वहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा टोटल कितना समय बीत गया है। तो यहां से यहां तक हमारे 5 साल 3 महीने हो गए। तो 5 साल 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। अब हमें ये भी देखना होता है कि जो 5 साल तक हमें छूट मिलती है जिस दिन मकान बना है वहां से, तो ये तो पहला साल ही है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की छूट तो हमें मिल जाएगी। अब हम पहले तो सबसे पहला काम करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 5 साल 60 महीने हो गए, 3 महीना मतलब 63 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 10 लाख पर 8%, 63 मंथ्स का इंटरेस्ट, 4,20,000 डिवाइड बाय 5, 84,000। तो इस हिसाब से 1,64,000 है हमारा करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो हमें 30,000 की डिडक्शन मिलेगी या 2 लाख की मिलेगी। 2 लाख के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। कंडीशन नंबर 1 कि हमारा लोन 1499 या उसके बाद में लिया गया हो, तो वही लिया गया है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया गया हो, वो भी ठीक है। तीसरा, जिस दिन लोन लिया है उस दिन से आखिरी डेट पर जाओ और उस ईयर की प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया है उसके आखिरी दिन जाओ और उसके 5 साल के एंड होने तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब आप ये इन शॉर्ट, एक शॉर्टकट बताता हूं, इन शॉर्ट जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना 5 साल 3 महीना, कि जैसे ही इंटरेस्ट अगर 5 साल 3 महीना है कोई टेंशन नहीं, 5 साल 9 महीना कोई टेंशन नहीं, अगर ये प्री पीरियड 6 साल का जैसे ही हो गया तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, वो 6 साल से कम है तो ये हो जाएगी। क्योंकि जिस साल हमने लोन लिया उस दिन के आखिरी डेट से लेकर अगर हम 5 साल गिने तो इस साल का 31 मार्च होता था, लेकिन हमने 15 मार्च तक ही कंप्लीट कर लिया। शॉर्टकट ये है कि आप प्री पीरियड 6 साल का होते ही आपको डिडक्शन 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ 5 साल 3 महीने कोई टेंशन नहीं है। तो हमें 1,64,000 रुपए या 2 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, तो हमें 1,64,000 की डिडक्शन मिलेगी क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल 12 की तरह है, बस
यहां पर क्या फर्क आ गया कि यहां पर हमने लोन की रीपेमेंट कर दी। अगर हमने लोन बीच में वापस कर दिया तो ये तो होगा नहीं ना कि हमने लोन वापस कर दिया और अभी तक हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालते चले जा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हमने लोन लिया यहाँ 6 साल पहले और ये हमारा करंट ईयर है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को एंड हुआ। हमारा मकान यहाँ बना है 15 मार्च को, लेकिन हमने जो लोन की रीपेमेंट कर दी वो यहां कर दी लास्ट प्रीवियस ईयर में। जब हमने लोन की रीपेमेंट यहां कर दी तो करंट ईयर में तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी नहीं, करंट ईयर के इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि करंट ईयर में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही नहीं है, केवल प्री पीरियड है। करंट ईयर में हमारा कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं, केवल प्री पीरियड है। प्री पीरियड कब शुरू होता है? हमारा प्री पीरियड शुरू होता है 1 जनवरी यहां से लेके और एंड होता है यहां तक। अगर हमने लोन की रीपेमेंट नहीं करी है तो जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 बार, लेकिन उससे पहले ही लोन दे दिया तो भैया इंटरेस्ट थोड़ी ना कैलकुलेट होगा वहां तक। तो यहाँ पर प्री पीरियड, यहाँ पर हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? स्टार्ट डेट तो डेट ऑफ लोन है, लेकिन जो एंडिंग डेट है वो 31 मार्च लास्ट प्रीवियस ईयर की ना हो करके उससे पहले हमने लोन की रीपेमेंट कर दी, तो 31 जनवरी है लास्ट प्रीवियस ईयर। तो यहां पर हमारा 5 साल 1 महीना ही लोन चला और 5 साल 1 महीने के बाद में हमने लोन की रीपेमेंट कर दी। तो 5 साल का मतलब 60 महीना प्लस 1 महीना तो 61 मंथ है, इसकी हमें डिडक्शन मिलेगी। तो 61 मंथ की डिडक्शन मिलेगी 10 लाख पर 8% 6 मंथ्स 61 मंथ्स। ये हो गया हमारा कितना अमाउंट आया? 10 लाख पर 12% है, सॉरी 8% ले लिया मैंने, 12%, तो 6,10,000 आ जाएगा और 5 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी हमें, तो 1,22,000 रुपीज की डिडक्शन हमें करंट ईयर में मिल सकती है। 30,000 रुपए या 2 लाख रुपए, उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि 1499 के या उसके बाद में लोन लिया है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है और हमारा मकान जिस दिन लोन लिया उस साल के आखिरी दिन से लेकर मकान बनने तक 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड हुआ नहीं है। उसके लिए मैंने आपको चेक किया था, ये देख लो, ये 6 साल अगर हो जाता है तो फिर वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन एक्चुअल में बैठती है 1,22,000, तो इसका मतलब 1,22,000 की डिडक्शन मिलेगी। मिस्टर एक्स हैं, बिग हाउस के ओनर हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड है। पिछले साल तक सेल्फ ऑक्यूपाइड था ये हाउस दिल्ली में। करंट ईयर में ये जयपुर में चले गए, एम्प्लॉयर ने इसको ट्रांसफर कर दिया 2 साल के लिए, जयपुर चले गए और हाउस जो था वो खाली रहा दिल्ली का। हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा घर खाली होता है, किस वजह से? ट्रांसफर की वजह से। जॉब में हमारा ट्रांसफर हुआ और हमारा घर खाली है तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस टेकन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड नील हो जाएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड म्यूनिसिपल टैक्स कोई यूज नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें सीधा सीधा इसकी वैल्यू नील लेनी है, क्योंकि अगर हमारा घर किराए पर नहीं दिया गया है और हमने उस घर को
ट्रांसफर की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से ऑक्यूपाई नहीं किया है तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाता है। अगर इस घर पर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो उसकी डिडक्शन मिल जाती 30,000 या 2 लाख, जो भी कंडीशन होती उस हिसाब से। आर हैज ए हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है 1 लाख रुपीज, रेंटल वैल्यू है 1,20,000। ये हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था। अगस्त से किराए पर दे दिया। हमें एनुअल वैल्यू निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की, और म्युनिसिपल टैक्सेस हमें बता रखे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकालनी, बस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, रेंटल वैल्यू 1,20,000, whichever is higher, 1,20,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। क्या क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है ही नहीं, तो यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। ठीक है, अब हम इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। तो हमने 9,000 रुपीज के हिसाब से 8 महीने के लिए किराए पर दिया है, 72,000। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV आ गई 1,20,000, जो भी ज्यादा हो। अब इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। म्युनिसिपल टैक्सेस पे ड्यू बेसिस पर तो होते नहीं, पेमेंट बेसिस पर होते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस की हमने 20,000 की पेमेंट कर दी, हमारा एनुअल वैल्यू आ गया 1 लाख। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 1 लाख रुपीज हमारी एनुअल वैल्यू आ गई। हमसे ये नहीं कहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, केवल एनुअल वैल्यू पूछा था, हमने कंप्यूट कर लिया। मिस्टर एक्स के पास में एक घर है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपीज है, रेंटल वैल्यू 56,000 है। इन्होंने 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक, मतलब 8 महीने के लिए घर का इस्तेमाल किया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और 1 दिसंबर से 4 महीने के लिए इसे किराए पर दे दिया। म्युनिसिपल टैक्सेस की भी पेमेंट की है, हमें NAV निकालनी है। तो वो ही काम करते हैं सिंपल वाला। म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल की 50,000, फिर रेंटल वैल्यू पूरे साल की 56,000, जो भी ज्यादा हो 56,000। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंट है 4 मंथ्स का 5200 के हिसाब से, तो कितना हो गया 20,800, विच एवर इज हायर। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 56,000 हो गई, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 8,400, तो 56,000 माइनस 8,400, 56,000 माइनस 8,400, 47,600। ये हो गया एनुअल वैल्यू, या इसे नेट एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं।